Welcome to lecture number 8. Lecture number 7 में we did introduction to financial statement. उसके बाद we discussed the accounting cycle. कि आपके accounting cycle जो है उसमें source document से लेके preparation of financial statement से लेके closing entries तक आपके कौन-कौन से steps involve होते हैं. अब in lecture number 8, first we will discuss a bit more about the recording of the transactions. Then we will again discuss accrual basis versus cash basis transactions. This we did in lecture 4, 5, 6 as well, but now we will go into a bit more details. As I have already told you, a transaction is an event that causes a change in company's assets, liabilities, or stockholders' equity. Anything that can be quantified in terms of money, सिर्फ उसी को as a transaction लिया जाता है. अब transactions आपकी external हो सकती हैं, internal हो सकती हैं. I've told you about journal, book of original entries, और जो आप journals में entries करते हैं उनको कहते हैं journalizing. और जो a transaction recorded in a journal is referred to as a journal entry. जैसा एक source document से आपने transaction उठाई, and if you put it in the journal, it will be called a journal entry, and the action of doing this will be called journalizing. फिर उसके बाद आपका आता है journal ledger आ जाता है. Journal ledger जो है, it is considered the main book of any financial system. इसमें आपके आ सकते हैं कैश, लैंड, अब ये एसेट्स हैं आपके, बिल्डिंग्स आ सकती हैं. फिर एन अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल. आपका कंप्यूटराइज्ड भी सिस्टम हो सकता है, जैसे आपको कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर मिलते हैं अकाउंटिंग के, जिसमें आप अपनी ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं और उनसे आगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं. या आप मैनुअली भी कर सकते हैं इन रजिस्टर्स, जिनको जर्नल रजिस्टर अलग होता है, आपका लेजर रजिस्टर्स अलग होते हैं, तो वो होगा मैनुअल सिस्टम. Normally जब whenever we talk about accounting, तो we always discuss T accounts. T accounts आप लोगों ने भी पढ़े होंगे. T account is a simple account जिसमें लेफ्ट साइड होती है उसको कहा जाता है डेबिट, और जो राइट साइड होती है it is called credit. Now the question arises कि let's say if we talk about assets, why are assets always debited? हम assets को हमेशा डेबिट क्यों करते हैं जब assets इंक्रीज होते हैं? इसकी बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन वो है कि आप जैसे कहें कि आप लेफ्ट साइड पे गाड़ी क्यों चलाते हैं. तो इट इज बेसिकली अ नॉर्म. ये जो है एक अकाउंटिंग का नॉर्म है, एक अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसको लोग फॉलो करते हैं. फिर आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है. डबल एंट्री सिस्टम में एनी ट्रांजैक्शन हैज अ डबल इफेक्ट. या आपकी वो लेफ्ट साइड पे एक इंक्रीज करेगी, राइट साइड पे इंक्रीज करेगी, या हो सकता है आपकी एसेट साइड पे ही एक एसेट इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा हो. Why? Because at the end of the day, your accounting equation should always balance. That is, assets is equal to liabilities plus stockholders equity. अब आपकी किसी भी एक ट्रांजैक्शन की हो सकता है मल्टीपल इफेक्ट हो, उससे एसेट इंक्रीज हो रहा हो, एसेट डिक्रीज हो रहा हो, आपका लाइबिलिटीज को भी इफेक्ट हो रहा हो. सो व्हाटएवर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज, द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड एंड विल ऑलवेज बैलेंस. इफ इट डज नॉट बैलेंस, इट मींस कि आपके जो टी अकाउंट्स में एंट्रीज थी उनमें कोई इशू है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, जिसकी वजह से आपकी कोई अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो फॉल्स आ रही है. अब assets, liabilities and stockholder equity accounts are referred to as permanent accounts because the balances in these accounts carry forward to the next accounting period. Balances in revenue, expense, gain, loss, dividend accounts are temporary accounts. इसकी एग्जांपल ये है कि at the end of the financial period, कंपनी ने जितना रेवेन्यू बनाया था उस रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंसेस माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट निकला, उसमें कुछ आपका डिविडेंड चला गया, बाकी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स थी. तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी वो अगेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल. लिहाजा वो जो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो रेवेन्यू का अकाउंट है उसको जीरो करना जरूरी है, उसको कहते हैं क्लोजिंग दी अकाउंट्स.
तो ये आपके टेम्पररी अकाउंट्स हैं, और जो बाकी परमानेंट अकाउंट हैं वो आपके बेसिक अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब आता है रिकॉर्डिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। Earlier, a distinction was made between the accrual basis of accounting and cash basis. It was indicated that the accrual basis requires that revenue be recognized when realized. Realization concept हम अभी करेंगे. Expenses recognized when incurred. Matching concept as I told you earlier. The point of cash receipt for revenue and cash disbursement of expenses is not important under the accrual basis when determining income. अब इसकी एग्जांपल ये आपको मैं देता हूं। $1000 का आपने इंश्योरेंस पे किया 1 अक्टूबर को, विच वॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लिहाजा वो अक्टूबर 1 से 30 सितंबर तक गया था। अब इसका तो एक तरीकेकार कैश बेसिस में ये था कि आपने चूंकि कैश पे किया 1000 का फॉर इंश्योरेंस, तो आप इमीडिएटली इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करते। व्हेनेवर एक्सपेंसेस इंक्रीज तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, और आप क्रेडिट करते कैश को, चूंकि आपने $1000 आपने दिए थे इंश्योरेंस परचेज करने के लिए। ये तो आपका कैश बेसिस पे था। लेकिन बिकॉज यू यूज एक्रूअल बेसिस, तो उसमें सिंस यू हैव ओनली यूज्ड इट फॉर 3 मंथ्स, वो आपका पीरियड था अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 तक का, तो आपकी एडजस्टमेंट क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस आपका $750 का बनेगा, जो आपका करंट एसेट है, और आपका जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो आपका 750 से क्रेडिट हो जाएगा। Thus, insurance expense would be presented on the income statement for this period, क्योंकि आपका एक्सपेंस जो है वो ऑब्वियसली आपका जाता है इनकम स्टेटमेंट में, वो आपका 250 बनेगा जो 3 महीने का था, और जो एसेट है आपका बाकी बच गया 1000 में से 250 निकालें 750, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर करंट एसेट। Adjusting entries are recorded in the journal and then posted to the ledger, जैसे I have told you. Once the accounts are adjusted to the accrual basis, the financial statements can be prepared. Once the accounts are adjusted to the accrual basis, उसके बाद आप क्या बनाएंगे? Adjusted trial balance बनाएंगे. Obviously, as per the financial cycle, once you have made the adjusted trial balance, then you make the financial statement. ये आपके आ गया permanent account, assets, लाइबिलिटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो आपका हमेशा बनता है क्रेडिट, इंक्रीज होंगे तो डेबिट होता है। लाइबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एसेट्स के ऑपोजिट होते हैं, तो लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। ये आपके फिर टेम्पररी अकाउंट आ गए जो आपके रिटेन अर्निंग्स हैं। रिटेन अर्निंग्स जो हैं क्योंकि वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, तो रिटेन अर्निंग्स का वही केस उसमें यूज होता है जो आपके कॉमन स्टॉक में यूज होता है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में। जब रिटेन अर्निंग इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। और आपके जो डिविडेंड्स हैं वो जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। अब आपके डिविडेंड्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट क्यों होते हैं? उसकी वजह है कि डिविडेंड्स जो है ये इससे आपकी रिटेन अर्निंग्स कम होती हैं, तो इट इज एन एक्सपेंस इन नेचर। एज विद द एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, जब कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। फिर आपके रेवेन्यूज आ गए। रेवेन्यूज आर जस्ट लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स और ओनर्स इक्विटी, इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके चूंकि कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है उससे आपका रेवेन्यू और कैपिटल कम होता है, लिहाजा उनको विद एज पर दी एसेट्स, जैसे एसेट्स का ट्रीटमेंट है वैसे ही एक्सपेंसेस को ट्रीट किया जाता है। फिर आपकी जो इनकम और लॉस होता है, अगर आपकी इनकम हो रही है तो उससे आपकी रिटेन अर्निंग बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम लॉस की सूरत में हो रही है तो उससे आपकी रिटेन अर्निंग्स जो है वो डिक्रीज हो रही होती हैं। ये आपका आ गया illustrating relationship between permanent and temporary accounts. All this we will discuss in detail as we move on. Now we will discuss a bit more about accrual basis versus cash basis accounting. What you will learn in this chapter is accrual basis accounting. Under accrual basis, transactions that change an entity's financial statements are recorded in the periods in which the events occur. For example, using the accrual basis to determine profit means recognizing revenue when earned. It means accrual basis में जहां आपको revenue आपका earn हो गया,
बजाय बेशक उस पे कैश रिसीव हो या ना हो, तो उसी टाइम पे आप उस को एज रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। और इट ऑल्सो मीन्स रिकग्नाइजिंग एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड रादर देन व्हेन पेड। जैसे आपका जो रेंट है, रेंट जब आपका ड्यू हो गया, इट मीन्स वो आपका एक एक्सपेंस बन गया। बेशक आपने रेंट पे किया हो या ना किया हो, बट एज पर द एक्रूअल बेसिस उस रेंट को उस टाइम पे आप एज एन एक्सपेंस लेंगे। इफ यू हैव पेड कैश अगेंस्ट इट, तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। इफ यू हैव नॉट पेड, तो आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल, जो आपका रेंट पेएबल होगा, उसको आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो आपकी एक लाइबिलिटी है। अंडर एक्रूअल अकाउंटिंग, revenue is recognized when services are performed or goods are sold. So trends in revenue are thus more meaningful for decision making. An alternative to accrual basis is the cash basis. तो उसमें आप सिर्फ रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब कैश रिसीव हो जाए, और आप एक्सपेंस को सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं जब उस एक्सपेंस के अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दी हो। अब आपका recognizing revenue and expenses है। The revenue recognition principle dictates that revenue be recognized in the accounting period when an increase in the future economic benefits has occurred. E.g., for example, the revenue is earned. For example, assume that a dry cleaning business cleans clothing on 30th June, but customers do not claim and pay for their clothes until the first week of July. अब सर्विस आपने 30th जून को दी थी, एज पर सर्विस इंडस्ट्री जब आपने सर्विस दे दी तो उस दिन आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया था। अब वो आपको पेमेंट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कर रहे हैं, बट बिकॉज यू गेव द सर्विस ऑन 30th जून, सो ऑन 30th जून दैट सर्विस यू विल ट्रीट एज रेवेन्यू। उस सर्विस को आप रेवेन्यू के तौर पे प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, और चूंकि उसके अगेंस्ट आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, लिहाजा आप उसको ट्रीट करेंगे एज अकाउंट रिसीवेबल। So this is the concept of revenue recognition principle and expense recognition principle. इसका फर्दर हम जाएं तो जैसे we discuss time period assumption, economic life of business can be divided into artificial time periods, जैसे हमने डिस्कस किया था, नेचुरल हो गया, कैलेंडर हो गया, जैसे भी हुआ उसके हिसाब से जो आपने टाइम पीरियड assumption की थी, तो आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज अर्न। जैसे 30 जून को था तो आप वो जून के महीने में ही रिकॉग्नाइज करें, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल था। व्हाई? बिकॉज यू गेव द सर्विस और यू गेव द प्रोडक्ट irrespective of whether you have been paid or not. और expenses recognition principle आगे जाकर रेवेन्यू recognition principle से ऐसे होता है, expenses recognized in the accounting period when incurred. जिस दिन आपकी रेवेन्यू अर्न हो गई थी, इट मीन उसी दिन उससे एक्सपेंस जो आपका खर्चा आया था रिलेटेड, वो भी रिकॉग्नाइज हो गया था, लिहाजा उसी दिन आप उस एक्सपेंस को भी ट्रीट करेंगे। इसके बाद द बेसिस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, in order for revenue to be recorded in the period in which it is earned and for expenses to be recognized in the period in which they are incurred, adjusting entries are made at the end of the accounting period. In short, adjusting entries are needed to ensure that the revenue and expense recognition principles are followed. Now, what are these adjusting entries? ये adjusting entries वही हैं जो अभी मैंने आपको रेंट का बताया था, अभी जो मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस का, क्योंकि आपने फर्स्ट 3 महीने का अपनी इंश्योरेंस कंज्यूम कर ली थी, लिहाजा 31 दिसंबर को आप उसको एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे, और जो एक्सपेंस आपने अभी तक कंज्यूम नहीं किया था उसको आप एज करंट एसेट ही शो करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। Now, what are adjusting entries? Adjusting entries make it possible to report on the statement of financial position the appropriate assets, liabilities, and owner's equity at the reporting date, and to report on the income statement the profit or loss for the period. If adjusting entries are not made, the profit for the period will incorrectly be reported, as will the assets and liabilities on the statement of financial position. इस सारी की समरी ये है, obviously you will read it, इसकी समरी ये है कि when we use the accrual basis accounting, so we have to take care of the adjusting entries, कि हमें पता लगे कि किस financial period में हमारे कौन कौन से accruals थे और हमारे कौन कौन से prepaid थे। जैसे अगर आपने अपना रेंट प्रीपेड किया है, तो जितना रेंट आपने कंज्यूम किया है
उसको आप एज एन एक्सपेंस शो करेंगे, और जितना प्रीपेड रेंट जो आपने कस्टमर को पे कर दिया था अपने लैंडलॉर्ड को, उसको आप करंट एसेट के तौर पे शो करेंगे. व्हाई? बिकॉज सो फार यू हैव नॉट अर्नड इट. नाउ टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज. सब फर्स्ट वन इज प्रीपेमेंट. प्रीपेमेंट का मतलब है वो वाली एडजस्टिंग एंट्रीज जिसमें प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट शामिल हो. बेशक वो आपने प्रीपेमेंट किया हो या वो प्रीपेमेंट आपको किया गया हो. अगर आपने प्रीपेमेंट किया है तो ऑब्वियसली वो इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस ही होगा. Expenses paid in cash and recorded as assets before they are used or consumed. They are recorded as assets and they will provide future economic benefits to the business as well as satisfy all other asset definition criteria. अब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके कौन से हो सकते हैं? आपका एक्सपेंस हो गया इंश्योरेंस का. इंश्योरेंस आपने 1 साल के लिए पे कर दी, लेकिन अगर फर्स्ट 6 मंथ्स की बात की जाए तो फर्स्ट 6 मंथ्स में चूंकि आपने फर्स्ट 6 मंथ्स की कंज्यूम की है, लिहाजा आप उसको सॉरी क्योंकि आपने फर्स्ट 6 मंथ्स की कंज्यूम की है, लिहाजा सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स की इंश्योरेंस को आप एज एन एक्सपेंस शो करेंगे, और जो अगले 6 मंथ्स हैं बकाया उसको आप शो करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे, विच विल बी ट्रीटेड एज अ करंट एसेट. फिर सेकंड आपका आता है अनअर्न्ड रेवेन्यू. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रीपेमेंट, अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब है, लेट्स से इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स, कस्टमर ने आपको पैसे तो दे दी हैं, बट सो फार यू हैव नॉट गिवन गुड्स टू द कस्टमर. अब वो चूंकि आपने कस्टमर से पेमेंट ले ली है बट यू हैव नॉट डिलीवर्ड द गुड्स, तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अनअर्न्ड रेवेन्यू. अनअर्न्ड रेवेन्यू जो होता है वो उस वक्त तक आपकी लाइबिलिटी रहेगा जब तक वो रेवेन्यू अर्न नहीं हो जाता. और रेवेन्यू किस दिन अर्न होगा? द डे यू डिलीवर द गुड्स. लिहाजा इट इज, सिंस इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रीपेमेंट, ये वो प्रीपेमेंट थी जो किसी कस्टमर ने आपको दी, तो लिहाजा अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है ये आपका करंट लाइबिलिटी होगा. और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस जो आपने पे कर दी हैं लेकिन अभी तक कंज्यूम नहीं किए, यूटिलाइज नहीं किए, वो आपकी करंट एसेट होगी. फिर एक्रूअल्स. एक्रूअल बेसिस तमाम वो चीजें होती हैं जिसमें अभी तक कैश की पेमेंट नहीं हुई, लेकिन या तो सर्विस दे दी गई है या फिर सर्विस ले ली गई है. जैसे एक्रूड रेवेन्यू. एक्रूड रेवेन्यू होता है रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश और रिकॉर्डेड. एक्रूड रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल. एक्रूड रेवेन्यू ये है कि कस्टमर को आपने गुड्स डिलीवर कर दी हैं, लेकिन चूंकि कस्टमर ने आपको अभी तक पेमेंट नहीं की, लिहाजा वो आपका एक्रूड रेवेन्यू होगा. एक्रूड रेवेन्यू ऑलवेज इज अर्न्ड, चूंकि आप सर्विस या गुड्स दे चुके होते हैं, लेकिन चूंकि उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट नहीं मिली होती, लिहाजा इट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल. फिर आपका आते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस. एक्रूड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक्सपेंसेस आप इनकर कर चुके होते हैं बट नॉट येट पेड. जो अभी तक आपने एक्सपेंसेस इनकर तो कर ली हैं, लेकिन या तो आपने रिकॉर्ड नहीं किए या फिर आपने उनके अगेंस्ट अभी तक पेमेंट नहीं की, उनको कहा जाता है अकाउंट पेएबल. फॉर एग्जांपल आप अपने इंटरनेट का बिल देते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ. अब आपने पूरे महीने जो है आपने इंटरनेट तो अपना कंज्यूम किया, बट यू हैव नॉट पेड फॉर इट, लिहाजा वो आपका एक्रूड एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस आप इनकर कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपने पे या रिकॉर्ड नहीं किया, उसको कहते हैं एक्सपेंस इनकर्ड, और वो आपकी होती हैं करंट लाइबिलिटीज. ये तमाम जो मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्रीज का बताया है, दीज क्वेश्चंस वी विल डू इन द कमिंग MS Teams सेक्शन. हम दोबारा एडजस्टिंग एंट्रीज को भी उठाएंगे. वी विल आल्सो डू एक्रूअल वर्सेस कैश बेसिस. तो दीज नोट्स you should go through carefully. So this is the end of lecture number 8.